दोस्तों हमारे सौर मंडल में ऐसे बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास वायुमंडल है ही नहीं और जिनके पास वायुमंडल है वो काफ़ी पतला है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा चंद्रमा है, लेकिन वायुमंडल न होने के कारण वैज्ञानिकों को उसके बारे में एक चीज का पता लगाना काफ़ी आसान हो जाता है और वो है अंतरिक्ष की शुरुआत की सीमा ढूंढना। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल पहले तक वैज्ञानिक यह नहीं जानते थे कि हमारा अंतरिक्ष कहाँ से शुरू होता है और पृथ्वी की सीमा कहाँ समाप्त होती है। यह सवाल कई वर्षों तक वैज्ञानिकों के लिए एक बहस का विषय बना रहा, लेकिन वर्तमान समय में यह स्पष्ट है कि धरती से अंतरिक्ष का आरंभ कहां से होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, हम जानेंगे कि वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की बाउंड्री को किस आधार पर चुना था। साथ ही साथ स्पेस बाउंड्री में मौजूद हमारे वायुमंडल की अद्भुत संरचना पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों हमारे धरती का जो वायुमंडल है वह अद्भुत क्षमताओं से भरा हुआ है। दोस्तों किसी भी ग्रह के वायुमंडल की क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि उस ग्रह पर मौजूद गैस और दूसरे केमिकल कंपाउंड्स अंतरिक्ष में न जा पाए और ग्रह के चारों ओर गोलाकार आवरण में मौजूद रहे, जिससे ग्रह पर मजबूत वायुमंडल बना रहे। दोस्तों वैसे तो वायुमंडल धूल और गैस के पार्टिकल से बना हुआ होता है, लेकिन इसकी क्षमताओं का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक समय में मंगल ग्रह पर भी तरल अवस्था में पानी उपलब्ध था, लेकिन मंगल ग्रह के बेहद कमजोर और पतले वायुमंडल के कारण सारा पानी और अन्य गैसें अंतरिक्ष में जाती रही। दोस्तों अरबों वर्ष पहले मंगल ग्रह बंजर बन गया, जिससे वर्तमान समय में मंगल ग्रह की जमीन वीरान और बंजर रूप में दिखाई देती है। इसीलिए दोस्तों सौर मंडल के बाकी ग्रहों की तुलना में हमारी धरती का वायुमंडल अद्भुत क्षमताओं से भरा हुआ है। ये हमारी धरती के चारों ओर गोलाकार आवरण में फैला हुआ है। अगर सरल शब्दों में बताऊं तो ये हमारी धरती से बंधा हुआ है, जिसका मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण। असल में दोस्तों किसी भी ग्रह का वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसके साथ बंधा रहता है। वायुमंडल में मौजूद गैस व धूल के पार्टिकल ग्रह की सतह तक इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि वह बहुत ही हल्के होते हैं। आपने कहीं न कहीं नोटिस किया होगा कि हल्की चीजों को पानी में डुबाने की कोशिश करते हैं तो उस पर अधिक फोर्स लगाना पड़ता है। वह चीज आसानी से पानी में नहीं डूबती है। उस फोर्स को विज्ञान की भाषा में अपथ्रस्ट या बोयॉन्ट फोर्स मतलब उत्प्लावन बल कहा जाता है। लिक्विड और गैस पर लगने वाला यह फोर्स होता है। हमारे वायुमंडल को भी इसी फोर्स से जुड़े हुए एक पैरामीटर के जरिए 5 लेयर में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। इन सभी सीमाओं को तापमान के मुताबिक बांटा गया है, यानी कि एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद तापमान में गिरावट आने लगती है। वैसे ही उस एरिया को एक नई लेयर कहा जाता है। तापमान ही नहीं बल्कि इन्हें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर भी डिवाइड किया गया है। सीधी सी बात है कि एक लेयर से दूसरी लेयर में टेम्परेचर डिफरेंट आ रहा है तो उसके फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन में भी बदलाव देखने को मिलेगा। खैर चलिए वायुमंडल के इन 5 लेयर के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आइए हम बात करते हैं हमारी धरती के वायुमंडल की पहली लेयर ट्रोपोस्फीयर के बारे में, जिसे हम सौर मंडल भी कहते हैं। यह वायुमंडल की पतली लेयर होती है जिसकी शुरुआत धरती की सतह से होती है। यह हमारी धरती की सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर समाप्त होती है। धरती के मौसम में जितने भी बदलाव होते हैं वह इसी लेयर में देखे जाते हैं। जितने भी जहाज पक्षी उड़ते हैं वह सब इसी लेयर में आते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत के रूप में जानी जाती है, लेकिन इसका महत्व सबसे ज्यादा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में इस लेयर पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इस लेयर में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, बादलों का आना, बारिश होना, तूफान आना या बर्फ गिरना या मौसम में बदलाव होना, यह सब हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इस लेयर पर कंट्रोल पाकर एक स्पेसिफिक एरिया में मौसम को आसानी से कंट्रोल किया जा सके, जिससे उस एरिया में मौजूद फसल और बाकी इंपॉर्टेंट चीजों को कोई हानि ना हो सके। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया है, लेकिन भविष्य में इसके चांसेस हो सकते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर यह ट्रोपोस्फीयर के समाप्त होने के बाद शुरू होती है, जो 38 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर समाप्त हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी आखिरी ऊंचाई हमारी पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की दूरी पर होती है। वायुमंडल की इसी लेयर में ओजोन लेयर भी मौजूद होती है, जो हमें सूर्य से आने वाली हार्मफुल पार्टिकल से बचाती है। इस लेयर की फॉर्मेशन पृथ्वी के शुरुआती समय में हुई थी। इसमें हमें वेदर बलून और हाई फ्लाइंग प्लेन नजर आते हैं। प्लेन को इतनी ऊंचाई पर जब उड़ाया जाता है जब इसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है और फ्यूल बचाना होता है। आपका यह सवाल हो सकता है कि प्लेन को ऊंचाई में उड़ाने और फ्यूल बचाने का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है। हम वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं वैसे वैसे पार्टिकल डेंसिटी कम होती जाती है। पार्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में कितने ज्यादा पार्टिकल मौजूद हैं। जैसे ही सॉलिड की पार्टिकल डेंसिटी लिक्विड के मुकाबले ज्यादा होती है, मतलब आप ठोस पदार्थ के आर पार आसानी से नहीं देख सकते, वहीं तरल पदार्थों की डेंसिटी कम
होने के कारण उनमें आसानी से देखा जा सकता है। अब गैस की बात आती है तो गैस की पार्टिकल डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। जैसे जैसे आप वायुमंडल की लहरों में होकर ऊपर बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे तापमान और पार्टिकल की डेंसिटी कम होती जाएगी। जैसे ट्रोपोस्फीयर के पार्टिकल डेंसिटी स्ट्रेटोस्फीयर के मुकाबले ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एयरप्लेन को वहाँ पर बहुत सारा फ्यूल एयर रेजिस्टेंस को कैंसिल करने में इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे एयरप्लेन को स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाया जाता है। इससे फ्यूल बच जाता है और प्लेन को एयर रेजिस्टेंस का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ता। मेसोस्फीयर यह हमारे वायुमंडल की तीसरी लेयर है। इसकी शुरुआत होती है स्ट्रेटोस्फीयर के समाप्त होने के बाद और इसका अंत होता है पृथ्वी की सतह से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर। इस लेयर की चौड़ाई की बात की जाए तो यह करीब 35 किलोमीटर आसपास इसकी चौड़ाई होती है। यहाँ आते आते पार्टिकल डेंसिटी इतनी कम हो चुकी होती है क्योंकि यहाँ पर किसी भी एयरप्लेन को उड़ाना असंभव हो जाता है। अगर आप ध्यान दें तो यह पता चलेगा कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जा रहे होते हैं पार्टिकल डेंसिटी कम होती दिखाई देती है और अंतरिक्ष की झलक नजर आने लगती है। मेसोस्फीयर में साफ साफ दिखाई दे रही है। आपने कहीं जगह पर टूटे हुए तारों को देखा होगा या इसके बारे में जरूर सुना होगा। वह असल में एक तारा नहीं बल्कि एक उल्का होता है। पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आने से जल जाता है। जलने का प्रोसेस मेसोस्फीयर में ही शुरू होता है। दरअसल पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। आगे के हिस्से में लगने वाला प्रेशर पीछे के हिस्से पर लगने वाले प्रेशर से बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से उसके आगे का हिस्सा आग पकड़ लेता है। इस कारण से वह पत्थर हमें चमकता हुआ नजर आता है और इसे लोग टूटता हुआ तारा बुलाते हैं। मेसोस्फीयर के समाप्त होने के बाद आती है हमारे वायुमंडल की चौथी लेयर यानी थर्मोस्फीयर। इसकी शुरुआत होती है धरती की सतह से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर समाप्त होती है। हमें वायुमंडल की जितने भी लेयर के बारे में जाना यह सबसे ज्यादा छोटी है, इसलिए यहाँ पार्टिकल डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है और यहाँ पर सिर्फ 4 पार्टिकल ही मौजूद होते हैं जिन्हें कई बार आयन के नाम से भी बुलाया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाली सैटेलाइट इसी लेयर में मौजूद होती है। अगर इस लेयर में पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती तो सैटेलाइट का फंक्शन करना काफी ज्यादा मुश्किल बन जाता। अब इस एरिया में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चक्कर लगा रहा है तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में होना चाहिए। इसके बारे में अब हम कुछ क्षण में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिए। अब सबसे आखिर में आती है पृथ्वी की सबसे मोटी लेयर जहां पर पार्टिकल डेंसिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की सबसे आखिरी लेयर एक्सोस्फीयर की, जिसकी शुरुआत पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है लेकिन इसकी समाप्ति 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह वह एरिया है जहाँ पर हमारी पृथ्वी का वायुमंडल और अंतरिक्ष आपस में आकर जुड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि इसी लेयर में अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। यहाँ पर बहुत ही कम गैस के मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं और टेक्निकली इसे स्पेस बोल सकते हैं। यह तो बात हुई हमारी धरती के वायुमंडल की, जिसे डिवाइड करना काफी आसान था क्योंकि इसे एक फिजिकल क्वांटिटी के मुताबिक बांटा गया था जो था टेम्परेचर। लेकिन अंतरिक्ष और पृथ्वी की बाउंड्री को बांटना इतना आसान नहीं था क्योंकि उसके लिए किसी बेस मैट्रिक को चूज करना काफी ज्यादा कठिन था। बेस मैट्रिक चूज करने का मतलब है कि यह पता लगाना कि हम अंतरिक्ष और पृथ्वी को किस आधार पर बांटे। इस बात को लेकर बहुत सालों तक डिबेट की जा रही थी, लेकिन साल 1957 में थियोडोर कार्मन नामक एक हंगेरियन अमेरिकन फिजिसिस्ट एंड स्पेस फ्लाइट इंजीनियर इसका एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। उनके मुताबिक पृथ्वी की सीमा का अंत और अंतरिक्ष की शुरुआत पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है और ऐसा कहने का उनके पास काफी सारे कारण थे, जिसमें से मुख्य कारण था एरोडायनेमिक लिफ्ट। उनके मुताबिक अंतरिक्ष और पृथ्वी को एक ऐसी रेखा में डिवाइड करना चाहिए जहां पर पार्टिकल डेंसिटी इतनी ज्यादा कम हो जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट मात्र पार्टिकल के जरिए उड़ान न भरवाए। यह स्टेटमेंट काफी ज्यादा सिंपल है लेकिन शायद इसमें थोड़ी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए चलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी चीजें पृथ्वी पर उड़ती है, चाहे स्कूल में बनाया गया वह आपका पेपर प्लेन हो या बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी से बनाई गई एरोप्लेन हो, उनका एक बेसिक मैकेनिज्म एरोडायनेमिक लिफ्ट होता है। मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह वायुमंडल में मौजूद पार्टिकल का पूरा लाभ उठाए और वह अपने वेट को बैलेंस करते हुए हवा में उड़ पाए। यही कारण है कि हमें एरोप्लेन में विंग दिखाई देते हैं और साथ ही इसकी डिजाइन रॉकेट की शेप में बनाई जाती है। एरोप्लेन को हवा का इस्तेमाल करने में आसानी होती है जिससे हवा में उड़ पाए। अब यह तो बात हुई हमारे वायुमंडल की, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि धरती की सतह से ऊपर जाने पर पार्टिकल डेंसिटी कम होने लगती है, जिसकी वजह से इसे एरोडायनेमिक लिफ्ट अचीव करना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। थियोडोर कार्मन के मुताबिक एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर यह एरोडायनेमिक लिफ्ट अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसकी वजह से उसे अंतरिक्ष की शुरुआत मान सकते हैं। जब उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की मदद से इस पॉइंट की ऊंचाई को कैलकुलेट करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला यह पॉइंट पृथ्वी से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं बल्कि मात्र 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही मौजूद है। उन्होंने सिर्फ पार्टिकल डेंसिटी को ही नहीं बल्कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को
भी साथ में लेकर एक ऐसे फॉर्मूले को डिजाइन किया जिससे ये पता लगाया जा सके कि किसी भी ग्रह का वायुमंडल कहाँ पर समाप्त होता है और अंतरिक्ष कहाँ से शुरू होता है। उनके मुताबिक 100 किलोमीटर वाले पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर मौजूद एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले 10,000 गुना कम होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पर उड़ना है तो वह एरोडायनेमिक लिफ्ट से उड़ान नहीं भर सकता, बल्कि उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि इस 100 किलोमीटर पॉइंट पर आने के बाद कोई भी स्पेसक्राफ्ट हवा की मदद से नहीं बल्कि पृथ्वी की ग्रेविटी के जरिए ही उड़ान भर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह पॉइंट कोई फिजिकल पॉइंट नहीं बल्कि इसे थियोरी में ही डिफाइन किया गया है। अब तो इसे अंतरिक्ष मिशन और लीगल पर्पज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसकी वजह से यह अंतरिक्ष और पृथ्वी को डिवाइड करने की एक स्टैंडर्ड यूनिट बन गई है। लेकिन इस लाइन को डिफाइन करना इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि कार्बन को अभी तक किसी बड़ी एजेंसी ने इस पॉइंट के बारे में कोई भी अप्रूवल नहीं दिया था। यही कारण है कि कार्बन की थियोरी पब्लिश करने के बाद मात्र 2 साल बाद फिर एक डिबेट दिखाई देती है, जिसमें अमेरिका एयरफोर्स अपनी एक नई डेफिनेशन सामने लेकर आती है। यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के मुताबिक हमारी पृथ्वी की सतह 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष का आरंभ होता है। इस लाइन के बारे में सबसे पहले 8 दिसंबर 1959 में USAF यूनाइटेड स्टेट ऑफ एयरफोर्स द्वारा बताया गया। उन्होंने एक ऐसे प्लेन को पहली बार बनाया था जिसमें एक रॉकेट की पावर को अप्लाई किया जा रहा था। उनका लक्ष्य था कि साउंड की रफ्तार से तेज चलना। एयरक्राफ्ट का नाम रखा था X-15। उनके मुताबिक एयरक्राफ्ट जितनी उस ऊंचाई पर जाएगा उस हाइट को अंतरिक्ष और पृथ्वी की सीमा माना जाएगा। उस समय एयरफोर्स को यह लग रहा था कि उन्होंने एक ऐसे एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया गया है जो परफेक्ट है, यानी इससे अच्छा एयरक्राफ्ट डिजाइन करना अब पॉसिबल नहीं है। उनके मुताबिक यह एयरक्राफ्ट जितनी ऊंचाई पर जाएगा असल में वह कुछ और नहीं बल्कि अंतरिक्ष ही होगा। ऐसे में एयरफोर्स और कार्बन के बीच एक छोटी सी बहस छिड़ जाती है, जिसमें दोनों में ही इस बात पर डिबेट होने लगती है कि कौन सा मार्ग अंतरिक्ष और पृथ्वी को सही से डिवाइड कर पाएगा। यह मामला पहुंचता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के पास, जो इन सभी चीजों को हैंडल करने का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। 1960 के दशक में यह क्लियर कर देते हैं कि कार्बन द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए पॉइंट को ही अंतरिक्ष और पृथ्वी का डिवीजन माना जाएगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कार्बन ने उस लाइन को सिर्फ स्पेस फ्लाइट इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से ही नहीं बल्कि एक कॉमन फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से भी प्रदर्शित किया था। अगर एयरफोर्स के एक्सप्लेनेशन से देखा जाए तो उसमें हमें कोई साइंटिफिक लॉजिक नजर नहीं आता, बल्कि सिर्फ इंजीनियरिंग ही दिखाई देती है। लेकिन कार्बन की थियोरी के साथ ऐसा नहीं था। फिर कार्बन द्वारा बनाए गए इस डिवीजन को ही द कार्बन लाइन नाम दिया गया और आज भी हम पृथ्वी और अंतरिक्ष की इसी लाइन को ऑफिशियल बाउंड्री मानते हैं। हालांकि कभी कभी नासा 80 किलोमीटर वाले मार्ग को अंतरिक्ष और पृथ्वी की बाउंड्री के रूप में यूज कर देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह एक ऑफिशियल बाउंड्री है। नासा ऐसा सिर्फ अपने मिशन को सही से परफॉर्म करने के लिए करता है। आखिर अब आपको पता चल चुका होगा कि हमारे पृथ्वी की सीमा कहाँ समाप्त होती है और अंतरिक्ष की शुरुआत कहाँ से होती है। यह बाउंड्री हमारी पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि शुरुआत में आपको बताया था, इस ऊंचाई पर हमारे वायुमंडल में हमारी चौथी लेयर मौजूद होती है, जहाँ पर पार्टिकल डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को उड़ाने के लिए और ऑर्बिटल वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। कार्बन लाइन के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर की काफी ज्यादा जरूरत पड़ी, क्योंकि इसके जरिए ही कार्बन ने यह पता लगा पाए थे कि पृथ्वी के किस एरिया में ऑब्जेक्ट्स को एरोडायनेमिक लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है।